हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड थर्ड सेमेस्टर की क्लास चल रही और हम लोग सेकंड पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। यानी सेकंड पेपर लगभग समाप्त होने के रास्ते पर है और आज क्लास नंबर ये 14 है। इसके पहले 13 क्लास यानी 13 क्लास बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप लोग द परफेक्ट स्टडी पर नए हैं या फिर द परफेक्ट स्टडी पे पहले से भी जुड़े हैं पर किसी कारणवश चाहे अन्य एग्जाम वगैरह हो गए तो उन क्लासेस को नहीं देखे हैं तो द परफेक्ट स्टडी के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके एक एक क्लास को बेहतर रूप में कवर कर लीजिए। एग्जाम में वहां से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। चलिए, ये पेपर नंबर सेकंड है और पेपर नंबर सेकंड का नाम क्या है तो लिंग विद्यालय और समाज यानी जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। आपके बीएड थर्ड सेमेस्टर में जो बच्चे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल और महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं उनके सेकंड पेपर का नाम जो है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी है। इसको हम लोग कवर कर रहे हैं और आज जो हम लोग चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है महिला सशक्तिकरण। वुमेन इंपावरमेंट क्या होता बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊंगा। अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है, महिलाएं कैसे अपशिष्ट प्रबंधन में एक तरीके से मुख्य भूमिका निभाती हैं, इस सब पॉइंटों को हम लोग कवर करने वाले हैं। एग्जाम में यहां से 15 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, 500 वर्डों में आपको लिखने रहते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आज की क्लास है, तो बेहतर रूप में इसे समझने का पूरा प्रयास करिएगा। आप में से जो बच्चे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से हैं या फिर महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी से हैं उनके लिए क्लास तो यूजफुल है। साथ में आप किसी अन्य यूनिवर्सिटी से भी बीएड कर रहे हैं और आपके पेपर का नाम लिंग विद्यालय और समाज है तो पूरी क्लास को बहुत बेहतर रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इस नंबर पर संपर्क करके नोट्स भी ले सकते हैं। चलिए आइए बिल्कुल बेसिक से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग महिला शिक्षा को तो समझेंगे, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा सशक्तिकरण को समझ लेते हैं कि एम्पावरमेंट होता क्या है। तो ध्यान समझना, अगर हम कहें सशक्तिकरण का अर्थ क्या है तो महिलाओं को भली प्रकार शक्ति संपन्न बनाना। ठीक, यानी एक महिला यदि अपने अधिकारों की मांग कर ले रही है, अपने अधिकारों के लिए लड़ ले रही है और अपने जीवन को सुचारू रूप से बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी हस्तक्षेप के अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रही है, अपने बच्चा का पालन पोषण कर ले रही हैं तो वही महिला सशक्तिकरण है, वही वुमेन एम्पावरमेंट है। कोई भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी या फिर कोई भी व्यक्ति किसी महिला का किसी भी प्रकार से यदि शोषण नहीं कर पा रहा है, यदि शोषण करने जा भी रहा है तो महिला मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं तो वही तो है महिला सशक्तिकरण, वही है महिला एम्पावरमेंट। उम्मीद करते हैं इतना आप लोग समझ गए होंगे। महिला सशक्तिकरण का अर्थ बहुत ही व्यापक है, बात सही है, कोई एक क्षेत्र में सशक्तिकरण नहीं। जब बात आ जाती है महिला सशक्तिकरण का तो विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत अगर महिला का एक तरीके से वर्चस्व बढ़ रहा है तो वही कहेंगे हम लोग, वही है महिला सशक्तिकरण। आइए अब दो इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। सबसे पहले अगर हम लोग सशक्तिकरण के शब्द को और डिफाइन करना चाहें और डेप्थ में समझना चाहें तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें आएंगी। जैसे मैं कह दिया कि महिला सशक्तिकरण, तो महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं तब जाके महिला सशक्तिकरण बनता है। सबसे पहले उन पॉइंटों को आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले अपने निर्णय स्व विवेक पूर्ण से लेने की क्षमता। यदि आप किसी महिला को कह रहे हो कि भैया वो वुमेन एम्पावरमेंट है यानी महिला सशक्तिकरण उसे प्रदान कर रहे हो, एक महिला अपने आप में सशक्त है तो उसके अंतर्गत पहला जो लक्षण, पहला जो गुण, पहली जो मुख्य बातें आएंगी वो अपने निर्णय खुद बोले, तब हम कहेंगे कि वो सशक्तिकरण के अंतर्गत आ रही है, यानी वो अपने आप में सशक्त है महिला। ठीक है, चलिए उसके बाद पारिवारिक विषयों में प्रभाविता। जैसे अब मान लीजिए कोई घर में कोई नया कार्य होने जा रहा है या फिर किसी का शादी विवाह होने जा रहा है या फिर एक लड़की की ही शादी होने जा रही है, उसकी इच्छा भी पूछी जाए। अगर वो जिस लड़के को रिजेक्ट कर रही है कि मैं इस लड़के शादी नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा ये मतलब कि ये अच्छे नहीं है या फिर इनका बात व्यवहार सही नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा तो उसको फ्रीडम दो, उसको बाध्य मत करो। तो अगर वो बाध्य नहीं है, फ्रीडम है अपने अपने एक तरीके से कि हस्बैंड को मतलब कि किसी लड़के को चूज करने के लिए, लड़का पहले रहता है बाद में जाके हस्बैंड बनते हैं शादी बाद, तो पहले किसी लड़के को चूज करते हैं शादी के लिए, मतलब किसी प्रकार का उन पर दबाव ना हो, पारिवारिक विषयों में उनकी प्रभाविता हो, कोई भी डिसीजन लेने में वो भी अपना एक तरीके से रोल प्ले कर रही है तो समझिए वो भी सशक्तिकरण के अंतर्गत ही आएगा। आइए
उसके बाद सामाजिक प्रभाविता, बात बिल्कुल सही है। किसी ऐसे पूजा पाठ में या फिर किसी ऐसे धर्म में महिलाओं को पीछे ना रखा जाए कि तुम महिला हो तुम इस मंदिर में मत जाओ, तुम महिला हो तुम मस्जिद में मत जाओ, तुम महिला हो तुम चर्च में मत जाओ। तो इस प्रकार का अगर भेदभाव करेंगे तो भैया ये सशक्तिकरण को नहीं दर्शा रहा, बल्कि ये महिलाओं के भेदभाव को दर्शा रहा। ठीक है, तो उनका सामाजिक प्रभाविता भी होना चाहिए सशक्तिकरण के अंतर्गत। उसके साथ साथ महिलाओं के प्रति आदरपूर्ण दृष्टिकोण का विकास। एक महिला है, उसको उसको ये नहीं कि सिर्फ उसे देख रहे हैं तो उसको एक तरीके से हीन भावना से देखो, गंदी नजरों से देखो, कहने का मतलब है तो महिलाओं के प्रति आदरपूर्ण दृष्टिकोण का डेवलपमेंट भी करो। तो इस प्रकार से समझिए वो सशक्तिकरण की राह पर है। आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी तथा आर्थिक सुरक्षा भी, यानी आर्थिक क्षेत्र में भागीदारी यानी उनको जो भी आपके इनकम सोर्स है महिलाओं को भी उसमें पार्टिसिपेट करने दीजिए, उनको आर्थिक सुरक्षा भी दीजिए। ऐसा नहीं कि अपने अपने जीवन को भी चलाने के लिए उन्हें कुछ आर्थिक मदद भी करिए, आर्थिक सुरक्षा भी करिए। तो ये भी 5th पॉइंट में समझ लीजिए। उसके बाद सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक जितने भी ये कार्य हैं उनमें उनको पार्टिसिपेट, क्रियाकलाप करने के लिए एक तरीके से प्रोत्साहित करिए। शिक्षा की अनिवार्यता, ये तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप महिला सशक्तिकरण करना चाहते हैं, महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं, तो भैया शिक्षा तो उनको दीजिए ही दीजिए। अगर बिना शिक्षा के वो सशक्तिकरण की राह पर आगे नहीं बढ़ पाएंगी, यानी वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाएंगी। चलिए 8 पॉइंट है, अपनी रुचि के अनुरूप शिक्षा ग्रहण करने की छूट। बिल्कुल सही बात है। जो महिला साइंस पढ़ना चाहती है उसे साइंस पढ़ने दो, जो महिला सिलाई सीखना चाहती है उसे सिलाई सीखने दो, जो बहन बेटी एक तरीके से कोई अन्य कार्य करना चाहती, इच्छा अनुरूप उनको एक तरीके समाज में भ्रमण करने के लिए आप छूट दे दिए तो समझो महिला सशक्तिकरण की राह पर है। उसके साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का वातावरण तैयार करना। अगर एक महिला रात के 12 बजे भी निकल रही है तो बिना किसी डर के अपने घर से बाहर जा सके, आ सके, किसी कारणवश, मान लीजिए कोई ऐसा नहीं कि सब लोग घूमने वाले ही होते हैं, अगर किसी कारणवश, अगर मान लीजिए मम्मी की तबीयत खराब होगी, महिला बाहर जाके दवा ले आ सकती है बिना किसी डर भेदभाव के, तब समझिए वो समाज में महिला सशक्त है। महिला सशक्तिकरण को एक तरीके से पालन किया जा रहा है। दहेज, बाल विवाह, पुत्र की चाह, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या जैसी जो कुप्रथाएं हैं उनको समाप्ति होना चाहिए, तो महिला सशक्त हो सकती। आप सबको पता है कि आधा से ज्यादा बहन बेटियां तो दहेज के चक्कर में ही फंस के पूरे जिंदगी ताना बाना में काट देती हैं। बाल विवाह सबको पता है कि मेच्योर भी नहीं होती हैं, पीरियड एज भी नहीं होता, उसके पहले भी उनकी शादी कर दी जाती है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ये सब कुप्रथाएं। पुत्र की चाह, अगर एक तरीके से 3-4 बेटियां हो गई तो समझो कि कहते हैं ना कि गांव में लोग उस पत्नी के सामने भी नहीं पड़ना चाहते उस औरत के। तो ये कुप्रथाएं हैं जो अब समाप्त हो रही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं समाप्त हो रही हैं, पर कहीं कहीं बहुत ज्यादा व्याप्त अभी भी हैं। तो कन्या भ्रूण हत्या हो गई, उसके साथ साथ कन्या शिशु हत्या। देखो कन्या शिशु हत्या मतलब जो कन्या जन्म ले ली है उसके बाद उसको किसी कारणवश भी लोग मार देते हैं। कन्या भ्रूण हत्या यानी मम्मी के पेट में ही अगर लोग टेस्ट वेस्ट करा लेते हैं, ऐसे अपराध है ये, जान लेते हैं कि ये बेटी है, तो भ्रूण में ही उसकी हत्या कर दी जाती है, पेट वगैरह में। तो ये दोनों में अंतर होता है। ये जितनी भी कुप्रथाएं हैं इनको समाप्त कर दिया जाए तो जाके महिला सशक्त बन सकती हैं। और सभी क्षेत्रों तथा कार्यों में सहभागिता, ठीक है, जो भी आप कार्य कर रहे हो महिलाओं को उसमें पार्टिसिपेट करो। और एक तरीके से लिंगी भेदभाव का ना होना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप महिला को सशक्त बनाना चाहते हो, एक तरीके से उनको सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ाना चाहते हो, तो लिंगी भेद कि तुम स्त्री हो तुम पुरुष हो तुम ये मत करो, तुम ऐसे मत बोलो, तुम ये मत पहनो, अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, आपके इच्छा अनुसार यदि आप अपना कार्य कर रहे हैं तो समझिए आप सशक्त हैं, सशक्तिकरण के मार्ग पर हैं। सशक्तिकरण के इतने रूप अगर हैं तो समझिए एक महिला सशक्तिकरण है, एक महिला सशक्तिकरण की राह पर है, एक महिला सशक्त है। ठीक है, यही है एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट। उम्मीद करते हैं जितना बताने का प्रयास किए हैं इसका कॉन्सेप्ट यदि आप समझे रहेंगे तो 500 वर्डों में पूछेगा तो बेहतर रूप में एग्जाम में लिख के आएंगे कि महिला शिक्षा पूछ देगा। महिला शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले आपको महिला शिक्षा को डिफाइन करना पड़ेगा। और इसके पहले वाली क्लास में मैं महिला शिक्षा को पढ़ा चुका हूं, और दोनों को अगर रिलेट करते हुए पूछा गया कि महिला शिक्षा तथा महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, तो सबसे पहले महिला शिक्षा को समझाइएगा, फिर एक तरीके से महिला सशक्तिकरण को समझाइएगा, फिर दोनों में संबंध स्थापित कर दीजिएगा। अभी नीचे बताऊंगा मैं, ठीक है। चलिए, तो अभी के इतनी क्लास में हम लोग समझे हैं कि सशक्तिकरण जो होता है उसके अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं। अपने निर्णय स्वयं ले सकते हो, परिवार में आपका भी प्रभाव हो, सामाजिक प्रभाव हो, और जितने भी समाज में कुरीतियां हैं उनको समाप्त कर दिया जाए, और सभी क्षेत्रों में
महिलाओं को सहभागिता, उनको पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, उसके साथ साथ लिंगी भेद का ना हो। अगर ये सब बातें यानी 12 पॉइंट अगर ना है तो समझिए एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण है, महिला एक तरीके से सशक्तिकरण के मार्ग पर है। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण का महत्व क्या है, ठीक है, यानी जो वुमेन एजुकेशन है और उसके साथ साथ जो इंपावरमेंट उसका उसका महत्व क्या है, एक तरीके से उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है व्यक्तित्व के विकास हेतु। बिल्कुल बात सही है। अगर एक महिला को आप सशक्त बना दोगे, एक महिला को यदि आप जागरूक बना दोगे, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए बना दोगे, तो अपने व्यक्तित्व का स्वयं वो विकास कर लेगी। कहोगे हाँ सर बात तो सही है। उसके बाद सामाजिक उन्नति हेतु, समाज में अगर स्त्री पुरुष दो अंग हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि हम एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे चलने के लिए दो पैर हैं, उसी प्रकार समाज को चलने के लिए दो पैर हैं, स्त्री और पुरुष, ठीक है, और एक थर्ड जेंडर भी होते हैं, तो ये दोनों में तो आ जाते हैं। उसके साथ साथ तो समाज की उन्नति में पुरुष तो भैया अपना पूरा पैर से चल रहा है, लेकिन स्त्री नहीं चल रही है, तो स्त्री को भी बराबर लाइए, यानी महिलाओं को सशक्त बनाइए, तो इस तरीके से सामाजिक उन्नति भी होगी। इसका भी एक इंपॉर्टेंस है। उसके बाद राष्ट्रीय एकता और विकास है, तो बात बिल्कुल सही है। यदि महिलाएं सशक्त होंगी तो वो अपने पूरे परिवार को शिक्षित करेंगी, अपने पूरे पास पड़ोस को शिक्षित करेंगी, अपने नैहरे ससुरे दोनों शिक्षित करेंगी। यानी नैहरे मतलब जो अपने मम्मी के घर भी और अपने घर भी, अपने घर मतलब जो पति के घर जाती हैं, दोनों को घर शिक्षित करेंगी। तो राष्ट्रीय एकता और स्वयं के विकास हेतु महिलाओं को सशक्त बनाइए, ठीक है। समाज में नैतिक मूल्य और स्वस्थ विचार हेतु, बात बिल्कुल सही है। समाज में कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने, किससे कौन सी लैंग्वेज में बात करनी है, तो इस तरीके से भैया डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो महिला को सशक्त बनाइए, महिला को शिक्षा दीजिए। अगर एग्जाम में आपके पूछता है कि महिला शिक्षा का महत्व बताइए, तो भी इन पॉइंटों को लिखेगा। अगर पूछे महिला सशक्तिकरण का महत्व बताइए, तो भी इन पॉइंटों को लिखेगा। ये दोनों पॉइंट कॉमन है। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय की शांति हेतु अवबोध, बात बिल्कुल सही है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी रहेंगी तो अंतरराष्ट्रीय शांति में भी अपना रोल प्ले करेंगे और जागरूकता में भी अपना एक तरीके से रोल प्ले करेंगी। अभी देखते हैं WHO वगैरह जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं का भी बहुत ज्यादा एक तरीके रोल होता है। उसके साथ साथ जो माताएं और उसके बाद शिशु मृत्यु की दर में रोकथाम हेतु, अब महिलाएं अगर जागरूक हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो उन्हें जो एक तरीके से कुप्रथाएं होती हैं उनको रोक देते हैं। कुप्रथाएं हेतु जैसे कहते हैं कि अगर मान लीजिए पेट में बच्चा हो तो लोग मिट्टी खाते हैं ताकि लड़का चिकन हो, यानी लड़का एक तरीके से, लड़की लड़का सुंदर हो, साफ हो, तो ये कुप्रथा है। ऐसा कुछ भी लेना देना इसका नहीं है। तो ये प्रकार का पहले ऐसा चलता था, अब तो ऐसा बंद हो गया। तो अगर तो ऐसे बच्चे की मृत्यु भी हो जाती थी कभी कभी, ठीक है। और ऐसे क्या होता था कि दर्द नहीं हो रहा है 9 महीने बाद, तो भी पेट में लोग लिए पड़े हैं। तो इस प्रकार से अगर महिलाएं जागरूक नहीं है तो बच्चे की मृत्यु वगैरह भी हो जाती थी, माँ की भी मृत्यु हो जाती थी। तो अगर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, उनको शिक्षा दिए हैं, तो इन सबसे रोकथाम हो जाएगा। ये सब पॉइंटों को आप अपने दिमाग में एनालिसिस करके भी लिख सकते हैं। उसके साथ सामाजिक कुरीतियों में रोकथाम। आप कहोगे सर जी सामाजिक कुरीतियां क्या है? जैसे दहेज प्रथा, कन्या शिशु हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, बाल विवाह, ये सब कुप्रथियों पे भी रोक लगा अगर महिला पढ़ी लिखी रहेंगी, महिला सशक्त रहेंगी। उसके बाद पारिवारिक समृद्धि तथा स्वास्थ्य हेतु, हाँ बिल्कुल बात सही है। अगर महिलाएं पढ़ी लिखी रहेंगी तो भैया वो अपना रोजगार का जरिया प्राप्त कर लेंगी, अपने बच्चों को और बेहतर शिक्षा दे पाएंगी। हस्बैंड पति दोनों मिलकर, एक तरीके से हस्बैंड और वाइफ दोनों मिलकर कमाएंगे तो और घर की बेहतरी होगी, मम्मी पापा का और ख्याल रख पाएंगे। स्वास्थ्य हेतु अपना भी ख्याल रखेंगे, अपने बच्चे का, अपने हस्बैंड का भी, और परिवार के सभी लोगों का ख्याल रखेंगे। और कुछ बात यह है कि सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं, जिसको क्लास में अगर नहीं पढ़ना रहता ना, तो अगर मैं कितना मेहनत कर लूं वो नहीं पढ़ने वाला। ये बताओ ये पेपर का नाम क्या है? तो कहोगे सर जी जेंडर, लिंग, एक तरीके से सर जी हम कह सकते हैं कि लिंग विद्यालय और समाज है सर। तो जब लिंग विद्यालय और समाज है पेपर में, तो मैं आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ाऊंगा? असेसमेंट फॉर लर्निंग? मैं आपको आकलन पढ़ाऊं, मैं आपको मूल्यांकन पढ़ाऊं? नहीं ना। तो बच्चे जो पेपर है वही कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा ना। आपके एग्जाम में अगर पूछ दिया कि ये बताओ कि महिला शिक्षा का महत्व बताइए, तो मैं अगर आपको ये सारी पॉइंटें नहीं बता पाऊंगा तो आप क्या एग्जाम में लिखेंगे? तो जो पेपर होता है हम वही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और रही बात महिलाओं की शिक्षा की, तो थोड़ा सा आप भी अपने जो जिनको ये लगता है कि हाँ सर कि सिर्फ सर कि वुमेन एजुकेशन के बारे में ही पढ़ाया जा रहे हैं, अपना पेपर उठा के देखो। मैं सिलेबस लिखवा रहा हूं, सिलेबस उठा के देखो, प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, खुद पता चल जाएगा। तो जो टॉपिक पे फोकस किया जाता है उस पे आप लोग फोकस किया करो और अच्छे से पढ़ा करो जो पॉइंटें पढ़ाई जा रही हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं महिला शिक्षा के महत्व क्या है, और 2 पॉइंटें बताया कि महिला शिक्षा और महिला एक तरीके से सशक्तिकरण, दोनों में अगर पूछ दे कि महत्व को, तो दोनों में एक ही पॉइंट को लिखना। अगर दोनों को ऐसे पूछे तो दोनों में भी लिखना। ये
इसमें अंतर नहीं होता। महिला शिक्षा में भी आप इन पॉइंटों को देंगे, उनके इंपॉर्टेंस को, और एक तरीके सशक्तिकरण में भी इन पॉइंटों को आप देंगे 8 से 9 पॉइंट में, ठीक है। तो जो टॉपिक जो कंटेंट रहते हैं वही आपको पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप एक तरीके से, ऐसा तो है नहीं कि कोई लड़कों के प्रति ये भाव, लड़कों के प्रति वो भाव, नहीं। जो टॉपिक है, जो कंटेंट है वो पढ़ाया जा रहा है, तो प्लीज आप इस पे फोकस किया करिए। ये मत किया करिए कि सर जी आप जो कि इस चैप्टर को बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। बच्चे जो टॉपिक है मैं वही पढ़ाता हूं, तो अपने दिमाग को थोड़ा स्थिर रख के पढ़ा करिए क्लास में, ठीक है। आइए बात करते हैं कि महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के मध्य संबंध क्या होता है। अभी मैं ऊपर बताया कि पहले यह पूछ सकता है कि महिला शिक्षा और सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। फिर आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के मध्य क्या संबंध है, इसकी विवेचना करिए, ठीक। तो आइए इनके संबंधों को एक एक पॉइंटों में हम लोग समझेंगे कि महिला शिक्षा देंगे तभी महिला सशक्तिकरण होंगी। बस इतना पॉइंट को जानते रहेगा। आइए एक एक पॉइंटों को हम लोग समझते हैं। आपको इतना पता होना चाहिए कि महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में बहुत गहरे संबंध है। और एक बात और ध्यान से रखिएगा कि कोई भी समाज अगर महिला को सशक्त बनाना चाहता है तो बिना शिक्षा के सशक्त नहीं बना सकता। और महिलाएं यदि अपने अधिकार की मांग करना चाहती हैं तो भैया शिक्षित रहेंगी तभी मांग कर पाएंगी। तो आइए इन दोनों में संबंध देखते हैं, महिला शिक्षा और सशक्तिकरण में क्या संबंध है। आइए समझते हैं। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण के मध्य संबंध इसलिए भी है क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर बल देती है। जो महिला शिक्षा होती है वो कहती है भैया यदि आप स्त्री शिक्षित रहेंगी तो कोई कार्य कर लेंगी, कोई अपना रोजगार का एक तरीके जरिया उत्पन्न कर लेंगी। तो महिलाएं सशक्तिकरण तभी होंगी जब महिला शिक्षा दोगे। तो फर्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अगले पॉइंट पे चलिए समझिए। महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण दोनों ही किसी एक क्षेत्र में महिलाओं के विकास को प्रमुखता न देकर सभी क्षेत्रों में विकास पे बात करते हैं। आप ये समझिए कि ये देखो, जो महिला शिक्षा है ये नहीं कहेगा कि आप घर में हो तो सिर्फ घर के ही कार्य करो, नहीं। एक महिला सिर्फ घर के लिए नहीं बनी है, वो बाहर जाके अपना कोई कार्य और भी कर सकती है। तो किसी एक कार्य में आपको प्रमुखता न दी जाए बल्कि आपको एक तरीके से आपका संपूर्ण सर्वांगीण डेवलपमेंट कराया जाए। यह महिला शिक्षा और सशक्तिकरण का एक तरीके से दोनों के बीच संबंध है। महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं को प्रजातांत्रिक प्रणाली का योगदान बढ़ता है। बात बिल्कुल सही है। अगर महिलाएं पढ़ी रहेंगी कि भैया आपका जो देश है वो लोकतंत्र की तरफ आगे बढ़ेगा। अभी ईरान में आप देख रहे हैं महिलाएं हिजाब के प्रति बिल्कुल एक तरीके से विरोध कर रही हैं। क्यों? क्योंकि महिला वहां पढ़ी लिखी हैं। हम कह रहे हैं जो महिला स्वेच्छा से हिजाब पहनना चाहती पहने, लेकिन जो महिला नहीं पहनना चाहती आप उनको प्रेशराइज मत करिए। तो अगर महिलाएं पढ़ी लिखी रहेंगी, सशक्त रहेंगी, तो भैया वहां की जो भी उनकी एक तरीके से प्रणाली है, अगर गलत प्रणाली उनका विरोध भी करेंगी और प्रजातंत्र प्रणाली में के योगदान में उनका अपना रोल प्ले भी करती हैं। इस पॉइंट को भी आप लोग समझते रहिएगा। उसके बाद अशिक्षित महिला का सशक्तिकरण मुश्किल होता है। बात बिल्कुल सही है। जो पढ़े लिखे हैं उनका सशक्तिकरण तो हो जाएगा, लेकिन जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है और उन महिलाओं को आप कहोगे कि भैया बाल विवाह करना बेकार है, उनको लगेगा अरे क्या। अब देखो जैसे मान लीजिए आज के, मान लीजिए हम लोग 100 साल पीछे चलते हैं। चलो 100 साल पीछे चलोगे ना, तो महिलाएं जो होती थी वो मानती थी कि जब तक जो गर्ल्स होती हैं उनका अगर पीरियड आने के पहले पहले उनकी शादी करा दो तो भैया बड़ा शुभ होता है। ये एक तरीके से गलत अवधारणा है, इसका कोई अर्थ है ही नहीं। तो अगर महिलाएं पढ़ लिख ली, उनको पता चल गया कि एक होता है मेच्योरिटी जब आ जाए गर्ल्स में या फिर बॉयज में, उसके बाद उनकी शादी करो। तो जो पढ़े लिखे हैं उनको तो ये बात आसानी से आप समझा सकते हो, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको ये चीज नहीं समझा सकते। तो भैया जो अशिक्षित महिलाएं हैं उनको सशक्तिकरण करना मुश्किल होता है, और इसीलिए शिक्षा दोगे तभी जाके सशक्तिकरण आएगा। दोनों के लिए से इंपॉर्टेंस हो जाता है। इन पॉइंटों को समझिएगा, ठीक है। आइए, आज की महिला सशक्त कही जा सकती है क्योंकि वो शिक्षित हैं, ठीक है। वो अपने अपने जो भी अवसर उनके नए नए मार्ग खोल रहे हैं, नए नए कार्य कर रहे हैं, ठीक, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। सुनीता विलियम, ठीक है, जितनी प्रकार की एक तरीके सरोजिनी नायडू, जितने प्रकार की महिलाएं हैं ये भैया अपने पढ़ लिख के अपने बलबूते पर अपना परिचय दी हैं। तो महिलाओं को एक तरीके सशक्त बनाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। उसके बाद महिला शिक्षा तथा सशक्तिकरण के द्वारा महिलाएं देश तथा विदेश में भी महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं। अभी आप देखें ब्रिटेन की प्रधानमंत्री महिला बनी थी, जो कि अभी इस्तीफा भी दे दी है, लेकिन महिला प्रधानमंत्री बनी। तो हमारी महान एक तरीके से महान प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी, वो भी प्रधानमंत्री बनी। यानी महिलाएं को भी अगर आप शिक्षा दोगे, सशक्त बनाओगे, तो देश के जो सर्वोच्च पद हैं उस पे भी महिलाएं जो कि आसीन होंगी, महिलाएं भी बैठेंगी। प्रतिभा पाटिल, मायावती जी, एक औरत होके भैया लड़ के पूरे समाज में जाके मुख्यमंत्री बन गई। ममता बनर्जी, तो इतनी जितनी भी, आनंदी बेन पटेल, तो इतनी जितनी महिलाएं ये हैं, भारतीय महिलाएं भी, ये लोग भी अपना रोल प्ले करती हैं एक तरीके से समाज को सशक्त बनाने में। और समाज में महिलाएं तभी सशक्त हो सकती हैं जब महिलाओं को शिक्षा दोगे, यही इसमें अंतर है। अब आइए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं पर्यावरण के बारे में कि क्या होता है पर्यावरण, क्या होता है पर्यावरण प्रबंधन, इसके बारे में समझते हैं। महिला सशक्तिकरण के बारे में बस इतना जानते रहिएगा कि भैया यदि आप महिला को शिक्षित करना चाहते हैं, यदि महिला को आप सशक्त करना चाहते हैं, तो सबसे पहले महिला को शिक्षित करिए। और जैसे ही महिला शिक्षित हो गई, अपने आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है, अपने अधिकारों की मांग कर सकती है और अपने अधिकारों की प्राप्ति भी कर सकती है। और तभी महिला सशक्त होगी जब महिला को आप शिक्षा प्रदान करोगे। इतना इसके बारे में बच्चे आप सभी जानते रहिएगा। उसके साथ साथ अगला पॉइंट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं पर्यावरण के बारे में। एक तरीके से इन्वायरमेंट क्या होता है इसके बारे में डगलस और हॉलैंड की डिफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है। उसके पहले मानव जीवन एवं उसके विकास को प्रभावित करने वाली समस्त बाहरी परिस्थितियों को हम पर्यावरण कहते हैं, हम इन्वायरमेंट कहते हैं। आपको हवाएं प्रभावित कर रही हैं, आपको पानी प्रभावित कर रहा है, आपके भैया आसपास के माहौल प्रभावित कर रहे हैं, वही तो है आपका पर्यावरण, वही तो है आपका इन्वायरमेंट। कैसे लोग कहते हैं अरे इस बालक को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, यानी अच्छे लोग नहीं मिले, अच्छा परिवार नहीं मिला, अच्छा समाज नहीं मिला, अच्छा ज्योग्राफिकल एक तरीके से कंडीशन नहीं मिली। तो पर्यावरण क्या होता है? जो हमारे जीवन को प्रभावित करे, जो हमारे जीवन को बाहरी रूप से प्रभावित करे, उसे हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट, उसे कह सकते हैं पर्यावरण। इसके बारे में डगलस और हॉलैंड साहब क्या कहते हैं? पर्यावरण उन सभी बाहरी शक्तियों एवं प्रभावों का वर्णन करता है जो प्राणी जगत के जीवन, स्वास्थ्य, व्यवहार, विकास, परिपक्वता को प्रभावित करता है। परिपक्वता भी आता है भैया पर्यावरण के अंतर्गत। अगर आपके समाज के लोग पढ़े लिखे हैं, मैच्योर पर्सन है, तो आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी ही आएगी, आपका विकास होगा ही होगा, आपके व्यवहार में परिवर्तन आएगा ही आएगा, आपके स्वभाव में नॉर्मलता आएगी आएगी, आपका जीवन सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो पर्यावरण बाहरी शक्तियों द्वारा प्रभावित होता है। इतना डगलस और हॉलैंड की डिफिनेशन को जानते रहेगा। उसके बाद सीसी पार्क साहब इसके बारे में क्या कहते हैं? मनुष्य एक विशेष स्थान पर, विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे पर्यावरण कहते हैं। जैसे भारतीय पर्यावरण अलग है, अमेरिकन पर्यावरण अलग है, वहां का कल्चर अलग है, वहां का इन्वायरमेंट अलग है, भारत का इन्वायरमेंट अलग है, भारत की जलवायु अलग है, मंगोलिया का जलवायु अलग है। यानी एक मनुष्य भैया जिस विशेष स्थान पर, यानी ये अपना प्यारा भारत है, विशेष स्थान पर, विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा हुआ है उसे इन्वायरमेंट कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं सर जी? पर्यावरण कहते हैं। इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। अब इंपॉर्टेंट शुरू हो जाता है जहां से क्वेश्चन बनता है कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की क्या भूमिका होती है, यानी महिलाओं की क्या प्रभावी भूमिका होती है। आइए इस पॉइंट को समझते हैं। आप सबको पता है कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाएं अपनी भागीदारी जो होती है वैश्विक स्तर से लेके पारिवारिक स्तर तक कर रही हैं। यानी एक महिला अपने घर में भी पर्यावरण को बचा रही है, ठीक, यानी फ्रिज टीवी को कम यूज करके, और वैश्विक स्तर पर भी महिलाएं आंदोलन कर रही हैं, विरोध कर रही हैं। जो भी एक तरीके से गलत के पर्यावरण का दोहन हो रहा है, तो महिलाएं पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, वैश्विक स्तर पर और राज्य स्तर दोनों स्तर पर। ठीक है, चलो एक और पर्यावरण सम्मेलनों में अपने सुझाव प्रदान कर रही हैं। जितने भी पर्यावरण मेलन वगैरह होते हैं उनमें महिलाएं अपना सुझाव देती हैं, अपने सजेशन देती हैं। और दूसरी ओर नहाने, सब्जी इत्यादि धोने में पानी को बचाकर उनका प्रयोग सिंचाई इत्यादि के लिए भी कर रही हैं। ओके सर जी, हमारे यहाँ तो नहीं करते। देखो कहते हैं ना, अगर मान लीजिए कोई काम आपके यहाँ नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं कि पूरे देश में नहीं हो रहा। अभी आप देखे हैं कि भैया एक तरीके से ये एक रिपोर्ट जारी हुई कि देश में कितने लोग भूखे सो रहे हैं, तो वो रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो आपकी आंख खुली की खुली रह जाएगी। तो कहेंगे सर हमारे अगल बगल तो कोई भूखा नहीं सो रहा है। भैया कहते हैं अगर आपका पेट भरा है तो ऐसा नहीं कि समाज में सबके पेट भरे हों, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो शाम को जिनको खाने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है,
तो उसी प्रकार बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको पर्यावरण के प्रति जो जागरूक हैं, जो पर्यावरण की इंपॉर्टेंस को जानती हैं, वो नहाने के पानी को थोड़ा सा भैया कम यूज करती हैं। ये नहीं कि बैठ गए तो भैया 10-10 बाल्टी नहाए जा रहे हैं, नहाए जा रहे हैं, नहीं। और जो पानी अगर वो नहा भी उन पानियों को यूज कर ले रहे हैं, वो राजस्थान वगैरह में आप देखते हैं लोग भैया, इस पे देखो ध्यान समझना, ऐसे बैठ जाते हैं और इस पे नहाते हैं। खाट पे बैठ के, खाट पे एक रख लेंगे अपना वो जो टप वगैरह, उस पे नहाते, ताकि जो नीचे भी बर्तन रख देते हैं, ताकि जो नहाए और पानी खाट से छन के लिए फिर बर्तन में चला जाए, फिर उस पानी को गाय धो लेते हैं, अपनी गाड़ी वगैरह धो लेते हैं, या फिर खेत में सींच देते हैं, खेत को थोड़ा बहुत सब्जी वब्जी बोए रहते हैं। तो यही होता है। तो महिलाएं जो होती है पर्यावरण प्रबंधन में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती, इतना इसके बारे में जानते रहेगा। अब देखो महिलाओं की भूमिका पर्यावरण संरक्षण में और एक तरीके से प्रभावी बनाने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए जा सकते हैं, और उनको कुछ शब्दों में हम लोग समझते हैं। यानी महिलाओं की भूमिका पर्यावरण संरक्षण में किस प्रकार और प्रभावी बने, इसके लिए कुछ सुझाव को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले, जो एक तरीके से लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है उसको समाप्त करिए। अगर आप लिंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है उसे समाप्त कर देंगे तो महिलाओं के जो विचार है, कार्य, उनको सम्मान मिलेगा और महिलाएं चढ़ बढ़कर पार्टिसिपेट करेंगे पर्यावरण संरक्षण में। ठीक, उसके साथ साथ महिलाओं को विद्यालय से ही पर्यावरण से जोड़ के रखिए। उसके साथ साथ उनके संरक्षण हेतु महिलाओं को अवगत कराइए, उसके इंपॉर्टेंस को बताइए। महिलाओं को घरेलू कार्यकलापों में पर्यावरण संरक्षण हेतु एक तरीके से उनको सहायता प्रदान करिए, उनको प्रशिक्षित करिए। ये भी इसका एक सुझाव हो सकता है। पर्यावरण संरक्षण में एग्जाम में पूछे तो इन पॉइंटों को मेंशन कर दीजिएगा। उसके साथ साथ प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार करिए। उसके साथ साथ पर्यावरण शिक्षा को भी स्थान दीजिए। जो महिलाएं शुरू में पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाई हैं उनको प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से तो शिक्षा दीजिए, और साथ में उसके साथ साथ इन्वायरमेंट एजुकेशन के बारे में भी महिलाओं को बताइए। ये भी इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। उसके साथ साथ बालिकाओं के जन्म तथा विवाह के अवसर पर एसी, फ्रिज, टीवी इत्यादि को न देकर वृक्ष का दान देना। कहोगे सर जी ये तो मुमकिन नहीं है, लोग टीवी फ्रिज तो देते ही देते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी देखते होंगे कि लोग अपनी बेटी में जो तिलक उलक चढ़ती है उसमें 100, 150, 200 पेड़ भी बंटवा देते हैं। तो ऐसा करिए ताकि महिलाएं भी जागरूक हों और समाज के लोग भी जागरूक हों। उसके साथ साथ विद्यालयी पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में पर्यावरणीय शिक्षा इन्वायरमेंट एजुकेशन को स्थान प्रदान करिए। यानी जो भी आपका करिकुलम है, जो भी आपका पाठ्यक्रम है, जो भी आपका सिलेबस है, उसमें इन्वायरमेंट एजुकेशन को स्थान दीजिए, ताकि चाहे स्त्री हो, चाहे गर्ल्स हो, चाहे बॉयज हो, सबको शिक्षा मिले और सब पर्यावरण के बारे में जागरूक हो। घर में बालक बालिका दोनों को प्रकृति पर्यावरण के प्रति सकारात्मक के एक तरीके से सुझाव, ठीक है, एक तरीके सुझाव के लिए सदैव तत्पर कराइए, उनको सैर कराइए, उनको पर्यटन पर ले जाइए। तो अगर महिलाओं के, स्त्रियों को एक तरीके से छात्र छात्राओं को घूमने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, पर्यटन पर ले जाएंगे, सैर सपाटे पे ले जाएंगे, तो वो पर्यावरण के प्रति जुड़ेंगे, अपने प्रकृति से जुड़ेंगे, और जब प्रकृति से जुड़ जाएंगे तो पर्यावरण का संरक्षण बड़े आराम से करेंगे। तो आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि भैया आप ये बताइए कि पर्यावरण संरक्षण में महिलाओं की क्या भूमिका है। तो आप समझ सकते हैं, इन पॉइंटों को लिख सकते हैं एग्जाम में कि महिलाओं को एक तरीके से पर्यावरण संरक्षण में उनकी क्या भूमिका होती है। उसके साथ साथ उन भूमिकाओं को और बेहतर बनाने हेतु कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं, तो इन पॉइंटों को आप मेंशन कर सकते हैं। अब साथ में हम लोग थोड़ा सा अपशिष्ट प्रबंधन को पढ़ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, आइए इसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपशिष्ट से आप सब जानते हैं, जिसका अर्थ होता है कूड़ा करकट या व्यर्थ के रूप में जमा हो जाना। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं अरे हमारे घर में ये दीपावली होती ना, हम कैसे कहते हैं कि भैया बहुत अपशिष्ट जमा हो गया, इसको दूर करो। यानी जो भी कूड़ा करकट है, व्यर्थ है, उनको दूर कर दीजिए, उनको एक तरीके से घर से बाहर कर दीजिए। तो ये बात हो जाती है ना कि अपशिष्ट प्रबंधन सर हम पढ़ते क्यों हैं। तो देखो, जब बहुत ज्यादा टायर ट्यूब वगैरह हो जाता है तो उनको अगर हम व्यर्थ में जला देते हैं तो हमारा जो पर्यावरण वो प्रदूषित हो जाता है। तो उन प्रदूषित को बचाने के लिए हम अपशिष्ट प्रबंधन का प्रयोग करते हैं। जो भी वेस्ट वगैरह रहता है उसको मैनेजमेंट के माध्यम से एक तरीके से जला देते हैं, या फिर एक तरीके से मैनेजमेंट के माध्यम से नष्ट करते हैं, ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो भी साफ रहे और कूड़ा करकट भी समाप्त हो जाए। इसी के कारण अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। आइए बात करते हैं, वर्तमान समय में जो ठोस अपशिष्ट हैं चिंता का विषय बन गए हैं, क्योंकि इन्हें रोकना, इन्हें नष्ट करना अपने आप में भी एक समस्या है। जो भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है या फिर अपशिष्ट है, उनको नष्ट नहीं किया जा सकता जल्दी, और नष्ट करेंगे भी
तो भैया इतना वो प्रदूषण उत्पन्न कर देंगे कि आपको प्रदूषण का भी भय हो जाएगा, साथ में वो लंबे समय तक नष्ट भी नहीं होते, जलते रहेंगे और धन धन का जो एक तरीके से नष्ट होगा ही। और साथ में आप एक बात बताइए, अगर खूब ढेर सारा टायर जला दिए तो कितना समाज में या फिर आपके जो भी क्षेत्र में कितना प्रदूषण होगा। तो उस प्रकार से भैया न जलाएं, उसको एक तरीके से अस्थायी रूप से नष्ट करने के लिए ही हम लोग अपशिष्ट प्रबंधन शब्द का प्रयोग करते हैं और एक तरीके से अपशिष्ट प्रबंधन का भी प्रयोग करते हैं। और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट के बारे में हेरोल्ड का साहब क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन बड़ी अच्छी सी है, औपचारिक रूप से संगठित लोगों के समूह के साथ तथा उनके माध्यम से करवाने की कला ही प्रबंधन है। यानी भैया मुख्य यानी फॉर्मल रूप से जो लोग इकट्ठा हैं उनसे कोई कार्य करवाना या फिर कार्य निकलवाना ही मैनेजमेंट है। जैसे घर में शादी विवाह रहता है तो हम कैसे कहते थे, खाना चलाने वाले इधर रहेंगे, भैया पत्तल साफ करने वाले इधर रहेंगे, खाना बनाने वाले इधर रहेंगे, मंडप यहां सजाया जाएगा और एक तरीके से बारात यहां से आएगी, दूल्हा यहां बैठेगा। तो ये प्रबंधन है, यानी औपचारिक रूप से। अब ऐसा नहीं ना है कि जो एक तरीके से भैया खाना जहां चलाया जा रहा है वहां दूल्हा के लिए बैठा दो, नहीं, दूल्हे के लिए एक अलग जगह होती है। तो ये अपशिष्ट प्रबंधन मैनेजमेंट होता है कि औपचारिक रूप से किसी कार्य को करवाने की कला। तो यही हो जाता है कि जब जब ये प्रबंधन की औपचारिक रूप से कोई कार्य करवाया जाए तो अपशिष्ट मतलब कि वेस्ट यानी कूड़ा करकट, तो कूड़े करकट को एक तरीके सही तरीके से कैसे हम नष्ट कर दें, यही होता है अपशिष्ट प्रबंधन। उम्मीद करते हैं इस पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए कि ठोस अपशिष्ट के स्रोत कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घरेलू अपशिष्ट में। तो घरेलू अपशिष्ट में इसका स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लीजिए, अगर एग्जाम में पूछ देता है कि घरेलू अपशिष्ट से आप क्या समझते हैं तो इन सबको एग्जांपल देके सीख जाए। सूखा कचरा, जैसे सब्जी का एक तरीके से छिलका वगैरह हो गया, जूठन वगैरह हो गया, साग सब्जी, फलों के छिलके, पैकिंग के सामान, बर्तन, थैलियां, ये सब एक तरीके से घरेलू अपशिष्ट है। कृषि, जैसे घास हो गए, उसके बाद बेले हो गए, बेल के पत्ते हो गए, डंठल हो गए, तो ये सब कृषि अपशिष्ट हैं। जैसे अभी क्या होता था ना कि जब खेत में ये सब, देखिए अब ये समय आ जाता है कि जैसे धान कट गया तो जो पराली जला देते हैं तो एक तरीके से सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है कि एक तरीके से दिल्ली वगैरह में। तो ये एक तरीके से ठोस अपशिष्ट हैं। ये सब नगर पालिका हो गए, मरे हुए जानवर, गंदा पानी, उसके साथ मल घरों का कूड़ा करकट, ये सब नगर पालिका का अपशिष्ट है। औद्योगिक अपशिष्ट, ताप शक्ति, एक तरीके से ग्रहों उत्पन्न कचरा, ठीक है, तरह तरह की जो भी नाभिकीय संयंत्र हैं उनके द्वारा उत्पन्न कचरा। चिकित्सा अपशिष्ट कौन से, मानव रक्त हो गए, दवाइयां, कटे अंग, मानव टिश्यू, रुई, कपड़े, ग्लूकोज बोतल, शीशियां, ठीक है। उसके बाद जो भ्रूण की प्लेसेंटा वगैरह हो गया, एक्सरे फिल्म वगैरह हो गई, तो इस सब जो हम नहीं ऐसे हड्डी वड्डी जिसमें दिखती है तो वो सब हो गए, ये सब ठोस अपशिष्ट हैं। अब जब इनको जलाओगे तो आपका पर्यावरण प्रदूषित होगा ही होगा, कहोगे सर जी होगा, तो इनको कैसे मैनेजमेंट करें इसी के लिए इसमें बात करेंगे। अब बात आ जाती है कि अपशिष्ट प्रबंधन की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है और आवश्यकता उसके महत्व क्या है, यानी अपशिष्ट प्रबंधन को ही हम इस एक प्रकार से किस तरीके से मैनेज करें ताकि ये समाज में हानिकारक ना हो, हमारे पर्यावरण को प्रदूषित ना करें। तो अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता, इसके महत्व को आइए समझते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि अत्यधिक अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता महत्व स्वस्थ जनजीवन हेतु होता है, यानी अपने जीवन में कोई आपको रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, इसके लिए अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। अपशिष्ट प्रबंधन के द्वारा प्रदूषण की रोकथाम की जाती, बात सही है, अन्यथा किसी अपशिष्ट को, किसी कूड़ा करकट, किसी टायर को, किसी एक तरीके से किसी वस्तु को न जलाएं जिससे पर्यावरण के प्रदूषित हो, एक तरीके से जो हमारा वायुमंडल है वो दूषित हो, ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता तथा महत्व प्रकृति और परिस्थिति के लिए, यानी जो हमारा अपशिष्ट प्रबंधन अगर आप कर दिए हैं तो जो हमारी प्रकृति, जो हमारा नेचर है, जो हमारा इकोलॉजी, जो हमारा परिस्थिति, उसके बेहतरी के लिए हम लोग एक तरीके से अपशिष्ट का प्रबंधन करते हैं। जो भी हमारा कूड़ा करकट रहता है उसका मैनेजमेंट करते हैं, उसको सही तरीके से नष्ट करते हैं, ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन वर्तमान भौतिकवादी जीवन शैली दुष्परिणामों से बचने के लिए भी एक तरीके से आवश्यक है। एक तरीके से वर्तमान जो भौतिकवादी जीवन शैली है, मतलब अगर हमको थोड़ा सा कुछ दूरी पे भी जाना हो तो हम लोग बाइक से जाते हैं और बाइक से पता है कि आपको धुआं वगैरह निकलता रहता है, उसके साथ साथ कोई विषय कोई भी वस्तु है अन्यथा उसको जला देंगे, ठीक है। कोई ऐसे ऐसे प्लास्टिक होती जो जीवन भर नष्ट ना हो उनको आप जला देंगे, हानिकारक उसमें विषैली गैसें निकलती हैं, तो उनको एक तरीके से ऐसे ना जलाया जाए खुले में, उसको एक तरीके से विशेष व्यवस्था द्वारा उसको नष्ट किया जाए, यही होता है अपशिष्ट प्रबंधन, इसको भी जानते रहिएगा। अपशिष्ट प्रबंधन के द्वारा भूमि को क्षरित होने, वायु को दूषित होने से बचाया जा सकता है और यह आवश्यक भी है।
अभी मैं इतने पॉइंटों का ये निष्कर्ष है कि अपशिष्ट प्रबंधन अगर आप कर दोगे, जो भी वेस्ट है उनको मैनेज कर दोगे, तो जो भी आपकी वायुओं प्रदूषित होने से बच जाएंगी, उनको किसी बंद कपड़े में नष्ट करो। तो इस प्रकार से इनका हो सकता है। अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत कूड़े करकट का निस्तारण के साथ साथ उनका एक तरीके से हम फिर से नवीनीकरण कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से मैनेजमेंट, ये प्रबंधन के माध्यम से ही मुमकिन है। वैश्विक ताप, जानलेवा बीमारियों से बचाव के लिए, उसके साथ साथ जो हरित गैस के प्रभाव, ओजोन परत के क्षय से बचाने के लिए अपशिष्ट प्रबंधन महत्वपूर्ण भूमिका होती है इनकी। यानी अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ताकि आपका पर्यावरण भैया दूषित होने से बच जाए। विश्व में जो कूड़े का ढेर पर बैठ जाएगा, ऐसे भौतिक तथा एक तरीके से आध्यात्मिक किसी प्रकार की उन्नति नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए अपशिष्ट प्रबंधन जरूरी है। अगर किसी भी कूड़े को एक जगह इकट्ठा करते जाओ तो बताइए वहां का पर्यावरण, वहां का एक तरीके से क्षेत्र कितना दूषित हो जाएगा। तो उनको सही और उचित समय पर नष्ट किया जाए और कम से कम ऐसे भौतिक भौतिक जो भी हमारी सुविधाएं उनको कम उपयोग किया जाए, ताकि ये अपशिष्ट इतना इकट्ठा हो ही ना। अपशिष्ट प्रबंधन आज भैया रोजगार देने के क्षेत्र में भी उभर रहा है। इस दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण है। यानी जो भी एक तरीके से अपशिष्ट हैं उनको नष्ट करने के लिए कुछ लोग लगेंगे कि नहीं लगेंगे? कहोगे सर लगेंगे। तो जब लगेंगे तो भैया उनको भी रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। तो ये भी एक तरीके से नष्ट करना भी एक तरीके से रोजगार उत्पन्न कर रहा है। और इस दृष्टि से अपशिष्ट प्रबंधन को एक तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि जो भी अपशिष्ट होते हैं उनको नष्ट करने में। अब बात आ जाती है अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं की क्या भूमिका होती है। तो सबसे पहले अपनी रचनात्मकता के द्वारा अपशिष्टों को घरेलू कार्यों में लगाना। जैसे आप देखते होंगे अभी कुछ ऐसे, अभी देखते होंगे कि पहले 10 रुपए का बल्ब मिलता था, कुछ लोग जानते भी होंगे। जब बल्ब फ्यूज हो जाता था तो महिलाएं उसे फेंकती नहीं थी, उस पर पता नहीं से झालर मोती लगा के उसको डिजाइन में बना देती थी और घर के आंगन में लटका देती थी। और कुछ लोग ऐसा होता था जो आप लोग इसमें नहीं जानते होंगे, कुछ ऐसे पन्नी वन्नी ऐसे काट के कैंची से ना उसको ऐसे चिड़िया कबूतर वबूतर बना देती थी। तो क्या जो अपशिष्ट हैं, अब महिलाएं तो वैसे भी भैया जन्मजात रचनात्मक होती हैं, उनके अंदर तो भैया कूट कूट के गुण भरा होता है, कुछ नई चीजें बना ही देती घर के लिए। तो जो भी अपशिष्ट होते हैं महिलाएं उनका प्रयोग करके कुछ ना कुछ घरेलू उत्पाद बना लेती हैं, घरेलू कार्यों में उपयोग करने के लिए भी बना लेती हैं। ये भी बात आपकी सही है। उसके साथ साथ घरेलू अपशिष्ट का निस्तारण समुचित तरीके से करती हैं, ये भी बात सही है। जो भी महिलाएं होती हैं वो देखते हैं किसी कूड़ा करकट को ऐसे नहीं जाके फेंक देती। हाँ, कुछ लोग फेंक देती हैं, बाकी लोग उसको एक तरीके से नष्ट करने के लिए उचित तरीके से प्रयोग करती हैं, नष्ट करना भी ठीक है। ऐसे ऐसे पदार्थ जो शीघ्रता से विघटनशील नहीं होते उनको महिलाएं प्रयुक्त नहीं करती, बात सही है। जो ऐसे पदार्थ होते हैं जो आसानी से नहीं जलते, आसानी से नहीं मिटते, उनको महिलाएं ज्यादा प्रयोग नहीं करती, ये भी बात है। ये भी अपशिष्ट प्रबंधन में ये भी महिलाओं का रोल हो जाता है। पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु पर्यावरण प्रदूषण के तत्वों को रोकथाम में सहायता भी होता है। यानी महिलाएं अगर भैया घर में पर्यावरण को थोड़ा सा जागरूकता दिखाएंगे, टीवी फ्रिज एसी को कम उपयोग करेंगी, तो पर्यावरण अब आसानी से बचेगा। ये भी बात इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ महिलाएं शिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पर्यावरण को बचाने के लिए अपशिष्ट के प्रबंधन पर बल देती हैं। हाँ, बात सही है। अगर महिलाएं किसी संगठन में जा रही हैं, कोई अगर पर्यावरण की 8-10 महिलाएं मिल गई, पर्यावरण को बचाना चाह रही हैं, तो अपने में एक तरीके से कह लेंगे कि नहीं भैया हम घर में कोई चीज़ नहीं जलाएंगे, हम रोड पे कोई वस्तु नहीं फेंकेंगे, हम लोग इकट्ठा फेंकेंगे। तो ये क्या होता है, ये महिलाएं अगर शिक्षित हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी पर्यावरण को बचा रही हैं, ये भी इनका रोल है। उसके साथ साथ महिलाएं अपने घर आसपास को कचरा मुक्त करने के लिए जहां सक्रिय और प्रतिबद्ध होती हैं वहां अपशिष्ट निस्तारण एक तरीके से सुविधाजनक हो जाता है। अगर महिलाएं जागरूक हैं तो जो भी अपशिष्ट हैं उनका निस्तारण बड़े आसानी से हो जाता है। तो महिलाएं अगर जागरूक हैं तो अपने घर को कचरा मुक्त कर सकती हैं, अपने आसपास को भी कचरा मुक्त कर सकती हैं। इस हिसाब से पूरी क्लास हम लोग समझे हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन में महिलाओं की क्या भूमिका है, पर्यावरण प्रबंधन में महिलाओं की क्या भूमिका है। 3 पॉइंट को अपने दिमाग में बना के रखिएगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं पूरी पॉइंट को समझे होंगे। अब इसके बाद समझिए पूरा पेपर समाप्त हो गया, लेकिन एक क्लास मैं और लूंगा, उसमें हम लोग कुछ योजनाओं को पढ़ेंगे। जैसे एक तरीके से लाडली लक्ष्मी हो गया योजना, सुकन्या योजना हो गया, ठीक है। इस प्रकार से सब पढ़ें, बेटी बढ़े बेटी पढ़े, जितनी भी तरह तरह की योजनाएं हैं
अभी इसको देखा जाएगा, उसके साथ साथ एक एक योजना मैं को लेके आने वाला हूं। एक क्लास में हम 5 से 6 योजनाओं को डिस्कस कर लेंगे और आपका पेपर सेकंड बिल्कुल भैया एंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्लास इसके बाद और आएगी, आपका पेपर सेकंड हो जाएगा, एंड हो जाएगा। उम्मीद करते हैं पूरी बात को समझे होंगे। द परफेक्ट स्टडी पे नए हैं तो इस रेड कलर की बटन को भैया क्लिक करके सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं द परफेक्ट स्टडी को, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। उम्मीद करते हैं पूरी बात को समझे होंगे। इसके बाद एक क्लास और आएगी जिसमें हम कुछ योजनाओं को पढ़ेंगे। हाँ, आपके एग्जाम में थोड़ा सा कि लक्ष्मी लाडली योजना वगैरह जो मध्य प्रदेश में चलती है उससे पूछता है क्वेश्चन, तो उस योजनाओं को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये पेपर पूरा समाप्त हो गया है। इसके बाद एग्जाम टाइम में देखेंगे तो एक ठो मैराथन भी ले लेंगे और आपका पूरा पेपर समाप्त करके रिवीजन भी हो जाएगा। और जो बच्चे पूरी क्लास को नहीं देखे हैं यार, 14 ही क्लास तो है, टोटल 15 क्लास हो रही है, एक दिन में बैठोगे और 15 क्लास को बड़े आराम से कवर कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ के शिफ्ट में बड़े आराम से कवर कर लेंगे। अगर एक दिन में नहीं कवर कर पा रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे, तो अगर नहीं कर पा रहे तो 2 दिन में कवर कर लेंगे पूरी क्लास को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं पूरी बात को समझेंगे। अब हम लोग टूट पड़ेंगे क्रिएटिव इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी समावेशी शिक्षा को बिल्कुल बेसिक समझेंगे। कुछ चैप्टर हो भी गए हैं, बाकी जो भी अब हम लोग उस पर लपटेंगे, उस पेपर को आसानी से समाप्त करेंगे। परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा, थोड़ा सा बिलीव बना के रखिए। एग्जाम से पहले पहले इतना प्रिपेयर कर देंगे कि एग्जाम हाल से मुस्कुराते हुए निकलेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। ठीक है, चलिए टारगेट लेके चल रहे हैं 80%। इसके बाद इससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, टेलीग्राम पे पोस्ट करेंगे। आप लोग उसका लिख के हमें कॉपियां सेंड करिएगा इस नंबर पे। ठीक है, और जो स्टूडेंट अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, इस नंबर पे नोट्स लेके खूब बेहतर रूप में पढ़ते रहिए और अपने दोस्त यार को बताइए। जो जूनियर आ गए उन तक भी द परफेक्ट स्टडी को शेयर करिए कि हाँ आप पढ़िए इनसे, अगर उनको समझ में आता तो खुद ही पढ़ेंगे। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, सभी को जय हिंद जय भारत।